भारतीय राजनीति में रूपक और प्रतीकों की एक अलग परंपरा रही है। कभी किसी नेता को लौह पुरुष कह पुकारा जाता है, तो कभी किसी राजनीतिक लहर को आंधी कहा जाता है। किसी को दुर्गा की संज्ञा दी जाती है, तो कोई अपने आप को विश्व गुरु कहने लगता है। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में एक नया रूपक पॉलिटिकल डिस्कोर्स में सुनाई देता है, भस्मासुर। पौराणिक कथाओं में, जो हमारी पौराणिक कथाएं हैं, उनमें भस्मासुर वह असुर था जिसे वरदान मिला कि वह जिसके सर पर हाथ रखेगा वह भस्म हो जाएगा। राजनीति में यह शब्द उस शक्ति के लिए इस्तेमाल इन दिनों हो रहा है जो अपने ही सहयोगियों की राजनीतिक जमीन को धीरे धीरे खत्म कर देती है, और ये शक्ति है भाजपा, भारतीय जनता पार्टी। भाजपा के आलोचक कहते हैं कि आज भारतीय राजनीति में भाजपा का विस्तार कुछ इस तरह दिखाई देता है। पहले वो गठबंधन करती है, सहयोगियों के साथ सत्ता साझा करती है, और धीरे धीरे उसी राज्य में अपनी ताकत इतनी बढ़ा लेती है कि वही सहयोगी उसके सामने कमजोर पड़ जाता है, सरेंडर कर देता है। इस बहस को समझिए ताज़ा घटनाक्रम से, और इस घटनाक्रम से जो नीतीश कुमार जी से जुड़ा है, इसे समझने के लिए पहले हमें थोड़ा सा भाजपा के इतिहास को देखना पड़ेगा। 1989 के बाद से भारतीय राजनीति में गठबंधन सरकारों का दौर शुरू हुआ था। कांग्रेस का एक छत्र राज्य खत्म होने लगा, और राष्ट्रीय दलों के साथ साथ क्षेत्रीय दलों की भूमिका भी तेजी से बढ़ी। कई राज्यों में क्षेत्रीय दल ही निर्णायक शक्ति बन गए। उत्तर प्रदेश इसका उदाहरण है। पहले मुलायम सिंह जी आए, कुछ समय के लिए मायावती जी आई। बहुत सारे अन्य राज्य हैं, पंजाब इसका उदाहरण है, उड़ीसा इसका उदाहरण है। भारतीय जनता पार्टी भी इसी दौर में राष्ट्रीय राजनीति में तेजी से उभर रही थी, लेकिन उसे सत्ता में आने के लिए क्षेत्रीय दलों का सहारा लेना पड़ता था। अटल जी की पहली सरकार में ऐसा ही हुआ, दूसरी सरकार में भी ऐसा ही हुआ। जो एनडीए की सरकार अटल जी ने बनाई थी, उसमें 24 से अधिक क्षेत्रीय दल थे, और बीजेपी को उन घटक दलों के दबाव में रहना पड़ता था। उस समय शिवसेना, शिरोमणि अकाली दल, जनता दल यूनाइटेड, तृणमूल कांग्रेस और बीजेडी जैसे कई दल भाजपा के साथ जुड़े थे, और शक्ति संतुलन कुछ ऐसा था कि इन सहयोगियों के साथ बीजेपी को बराबरी का रिश्ता बनाए रखना पड़ता था। लेकिन 2014 के बाद भारतीय राजनीति का परिदृश्य पूरी तरह बदल गया। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने लोकसभा में पूर्ण बहुमत हासिल किया, और उसके बाद पार्टी का विस्तार लगातार बढ़ता गया। बीजेपी ने उन राज्यों में भी अपनी मजबूत मौजूदगी बनाई जहां पहले उसका आधार था ही नहीं, या था भी तो बहुत सीमित था। और यही वह मोड़ है जब भारतीय गठबंधन राजनीति का संतुलन बदल गया। अब बीजेपी सिर्फ गठबंधन की एक पार्टी नहीं है, बल्कि कई राज्यों में तो वह स्वयं मुख्य राजनीतिक शक्ति बन गई है। और जब किसी गठबंधन में एक पार्टी बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाती है, तो ये स्वाभाविक है कि बाकी दलों की राजनीतिक जगह कम होने लगती है, सिमटने लगती है। आप महाराष्ट्र का उदाहरण लीजिए। क्लासिक उदाहरण है महाराष्ट्र। दशकों तक शिवसेना और भाजपा का गठबंधन हिंदुत्व की राजनीति का मजबूत स्तंभ वहां बना रहा। बाल ठाकरे के दौर से ही दोनों दलों के बीच राजनीतिक और वैचारिक तालमेल रहता था। लेकिन जैसे जैसे भाजपा की ताकत बढ़ी, शिवसेना कमजोर होती चली गई। 2014 के बाद महाराष्ट्र में भाजपा का संगठन और वोट प्रतिशत बहुत तेजी से बढ़ा, और 19 के विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री पद को लेकर विवाद हो गया, क्योंकि बीजेपी ने पद पर अपना दावा ठोक दिया। शिवसेना बीजेपी से अलग हो गई। कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर उद्धव ठाकरे ने सरकार बना ली, और फिर 2022 का अजूबा राजनीतिक घटनाक्रम हुआ, जिसने महाराष्ट्र की राजनीति को तो बदला ही बदला, शिवसेना को पूरी तरह तबाह कर दिया। शिवसेना के भीतर बगावत हुई। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना का एक गुट बीजेपी में गया। चुनाव आयोग ने इसी गुट को आधिकारिक शिवसेना मान लिया। उद्धव ठाकरे बेहद कमजोर हो गए। पंजाब का उदाहरण लीजिए। शिरोमणि अकाली दल, हालांकि वहां मुख्य पार्टी था और बीजेपी हमेशा उसके सबऑर्डिनेट रही है, लेकिन धीरे धीरे पंजाब में भी शिरोमणि अकाली दल हाशिए में चले गया, और बीजेपी पंजाब में
अपने दम पर आगे बढ़ने की लगातार कोशिश करती रही, जिसका एक बड़ा असर इनके गठबंधन में पड़ा। 2020 में कृषि कानूनों के विरोध के बाद अकाली दल ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ लिया और इसके बाद तो अकाली दल का प्रभाव दोबारा वैसा बन ही नहीं पाया है। हालांकि बहुत से अन्य कारण हैं, आम आदमी पार्टी का वहाँ पर उभार भी है, लेकिन बीजेपी के आलोचक इसे भी उसी व्यापक राजनीतिक प्रक्रिया से जोड़ते हैं जिसमें भाजपा का विस्तार मतलब क्षेत्रीय दलों का बंटाधार। हरियाणा में चौटाला परिवार को देखिए। दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी जेजेपी, उसका उदाहरण बहुत ही क्लियर कट उदाहरण है। 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद जननायक जनता पार्टी ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई। दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम बने, लेकिन पार्टी का जनाधार कमजोर होता चला गया। आज वो लगभग गायब है राजनीतिक परिदृश्य से। बिहार में रामविलास पासवान जी की विरासत वाली लोक जनशक्ति पार्टी उनके निधन के बाद दो हिस्सों में बंट गई। आपको पता है, एक तरफ चिराग पासवान, उनके बेटे, और दूसरी तरफ भाई पशुपति कुमार पारस। बीजेपी ने पहले पशुपति कुमार पारस पर अपना हाथ रखा और उसके बाद पशुपति कुमार पारस निपट गए और इन दिनों चिराग पासवान केंद्र में मंत्री हैं। लेकिन रामविलास पासवान जी के समय में जो लोक जनशक्ति पार्टी की राजनीतिक ताकत थी वो अब कहीं नजर नहीं आती है। उड़ीसा का उदाहरण देखिए, वहाँ भी कहानी यही है, पूरी पटकथा यही है। नवीन पटनायक की अगुवाई में बीजू जनता दल लगभग 2 दशकों तक राज्य की सबसे मजबूत राजनीतिक पार्टी रही। 1998 से लेकर 2009 तक बीजेडी और भाजपा का गठबंधन उड़ीसा की राजनीति में स्थिर सरकार का आधार बना रहा। उस दौर में भाजपा राज्य की राजनीति में लगभग कुछ नहीं थी और बीजेडी स्पष्ट रूप से सबसे बड़ी पार्टी थी। नवीन पटनायक का दबदबा था, लेकिन धीरे धीरे भाजपा ने राज्य में अपने संगठन को पसारना शुरू किया, मजबूत करना शुरू किया। 2009 में दोनों दलों का गठबंधन टूट गया। उसके बाद कई वर्षों तक बीजेडी राज्य की सत्ता में तो बनी रही, लेकिन बीजेपी ने अपना विस्तार तेजी से किया और राष्ट्रीय राजनीति में भाजपा के उभार के बाद 2014 के बाद उसका असर उड़ीसा में भी दिखाई देने लगा। चुनाव दर चुनाव भाजपा का वोट प्रतिशत और सीटों की संख्या बढ़ती गई। नतीजा ये हुआ, जिस राज्य में कभी भाजपा बीजेडी की छोटी सहयोगी और अपेक्षाकृत बहुत ही कमज़ोर शक्ति तो थी नहीं, बहुत कमज़ोर पार्टी थी, वही धीरे धीरे बीजेडी की सबसे बड़ी राजनीतिक प्रतिद्वंदी बनकर उभर आई और अब बीजेडी हाशिए में है, नवीन बाबू गायब हैं और बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की उड़ीसा में मजबूत सरकार है। पॉलिटिकल एनालिस्ट, राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है यह कहानी उड़ीसा की नहीं है, पंजाब की नहीं है, बिहार की ही नहीं है, बल्कि उस व्यापक प्रक्रिया का हिस्सा है जिसमें भारतीय जनता पार्टी उन राज्यों में भी अपनी मजबूत राजनीतिक मौजूदगी बनाने की कोशिश करती रही है जहां कभी क्षेत्रीय दलों का पूर्ण वर्चस्व होता था। भाजपा के आलोचक इसे इस बात का उदाहरण मानते हैं कि पार्टी पहले किसी राज्य में सहयोगी के रूप में प्रवेश करती है और फिर धीरे धीरे वही राज्य उसके विस्तार की जमीन बन जाता है। और बीजेपी इस आरोप को हालांकि स्वीकारती नहीं है। उसका कहना है कि लोकतंत्र में जनता ही तय करती है कि इस पार्टी को कितना समर्थन देना है। लेकिन विपक्षी दल बार बार ये आरोप लगाते हैं कि भाजपा की राजनीति का एक पैटर्न है, वह किसी भी क्षेत्रीय दल जिसके साथ भी वो गठबंधन करती है उसी को पूरी तरह कमज़ोर कर देती है। नीतीश जी का अभी राज्यसभा के लिए नामांकन हो गया है और उसके बाद से ही विपक्षी दल तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी सभी ये आरोप लगा रहे हैं कि नीतीश जी का जो अवसान हुआ है उसके पीछे बीजेपी की यही कार्यशैली रही है। हालांकि इस बहस का एक दूसरा पक्ष भी है। बीजेपी इन आरोपों को खारिज करती है और उसका मानना है कि लोकतंत्र में चुनाव ही अंतिम निर्णायक होते हैं। यदि किसी राज्य में बीजेपी मजबूत हो रही है तो इसका कारण जनता का समर्थन है, ना कि किसी सहयोगी को कम करने की साजिश। ये बात भी अपने आप में आप मान सकते हैं, ठीक है। बिहार में लंबे समय तक मुख्यमंत्री पद जेडीयू के पास रहा, जबकि भाजपा के पास भी पर्याप्त राजनीतिक ताकत थी। इस बार तो बीजेपी के विधायक भी अधिक हैं। महाराष्ट्र में भी भाजपा ने मुख्यमंत्री पद को अपने पास रखने के बजाय एक समय में एकनाथ शिंदे को भी दिया था और पार्टी का दावा है वो गठबंधन धर्म का पालन करती है। बहरहाल आप इसको कुछ भी माने, अब भस्मासुर वाली जो बात है वो बीजेपी पर चस्पा हो गई है और बिहार में जेडीयू के सामने एक बड़ी चुनौती आ गई है। नीतीश कुमार राज्यसभा में आ जाएंगे, पार्टी को नया नेतृत्व चुनना पड़ेगा, नई रणनीति की ज़रूरत होगी।
जेडीयू की राजनीति काफ़ी हद तक नीतीश कुमार के व्यक्तित्व और प्रशासनिक छवि पर आधारित रही है। अगर पार्टी अपने संगठन को मजबूत रख पाती है और नया नेतृत्व तैयार कर पाती है तो वो भाजपा के साथ रहते हुए भी शायद अपनी स्वतंत्र पहचान बनाए रख पाए। लेकिन अगर पार्टी का पूरा ढांचा सिर्फ एक नेता के इर्द गिर्द था, यानी नीतीश जी के, तो आने वाले वर्षों में बिहार की राजनीति में भाजपा का प्रभाव बढ़ेगा, जेडीयू खत्म हो जाएगी। और अंत में यह सवाल कि क्या भाजपा भस्मासुर है, ये एक राजनीतिक रूपक है या सही में ऐसा है? देखिए, वास्तविकता तो यही है कि बीजेपी सभी क्षेत्रीय दलों को हजम कर जाती है, समाप्त कर देती है। बिहार में जेडीयू का भविष्य इस बड़े सवाल का सबसे ताज़ा और महत्वपूर्ण उदाहरण है। और एक प्रश्न भी है कि क्या भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय दल अपनी पहचान बनाए रख पाएंगे या राष्ट्रीय दलों, विशेषकर बीजेपी के विस्तार के सामने धीरे धीरे कमज़ोर पड़ते जाएंगे और गायब होते जाएंगे।